सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी हम मटेरियल साइंस का जो है फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यूपीपीएससी एई के लिए जो चीज़ें हम देख रहे थे, बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक मटेरियल साइंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको हमने पार्ट वाइज मैंने ख़त्म करने का सोचा है। तो आज जो है इसका पार्ट 4 है। पूरे सिलेबस को आज फोर्थ पार्ट पूरे सिलेबस का, इसमें जो प्रीवियस पार्ट था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, क्रिस्टलियोग्राफी देखा था। क्रिस्टलियोग्राफी जहाँ से आपको क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे मैंने आपको बताया था। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसको जाइए देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगा। इसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्यूरी आ रहा था कि सर प्ले लिस्ट तैयार कीजिए, तो इसका मैं एक प्ले लिस्ट तैयार कर दूंगा ताकि आप सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 आप इजीली क्या कर सकते हो, लेक्चर्स को नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन एक आप लोग के सामने यूपीपीएससी एई प्री एंड मेंस का जो बैच है 1111 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। जो प्री एंड मेंस दोनों का सोचो, इतना वास्ट सिलेबस इतने कम बजट में आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है गेट एकेडमी के द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे। जो भी स्टूडेंट अवाइल करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से अवाइल कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी ब्रांच के हैं उस ब्रांच से रिलेटेड ये कोर्स, कोई भी ब्रांच के हो, जैसे मैकेनिकल के हो, सिविल के हो या फिर इलेक्ट्रिकल के हो, सभी ब्रांच के लिए प्राइस यही रखा गया है, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो गेट एकेडमी के वेबसाइट पर जा सकते हैं तुरंत, या फिर लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज हम मटेरियल साइंस में क्या करने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो क्रिस्टलियोग्राफी के बाद हम जो कवर करने वाले विस्कर। ये विस्कर होता क्या चीज़ है? विस्कर, ठीक है। विस्कर क्या होता है, अगर इसको मैं थ्योरेटिकली डिफाइन करूं विस्कर के बारे में, तो देखिए क्या होता है, इसको कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं। विस्कर आर वेरी थिन फिलामेंट्स। इससे आपको समझ में आ गया, अब आ गया वेरी थिन फिलामेंट्स। विस्कर आर वेरी थिन फिलामेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर सिंगल क्रिस्टल बोल सकते हैं। सिंगल क्रिस्टल अबाउट 30 mm, आप सोच लीजिए 30 mm लेंथ, 30 mm लेंथ, एंड एंड परहैप्स शायद इसका जो डायमीटर अगर होगा तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है, डाया डायमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विस्कर के बारे में हम लोग क्या बोला, ये एक थिन फिलामेंट है, पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विस्कर अगर पूछ देगा व्हाट इज विस्कर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विस्कर, ठीक है। विस्कर इज, या फिर वेरी थिन फिलामेंट विच हैव डायमीटर 10⁻⁴ विच हैव लेंथ, उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर इसके में आगे अगर मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करूं तो इसको आगे आपको एज इट इज नोट करिए। देयर आर प्रोड्यूस्ड ए देयर आर सॉरी दिस आर कर दीजिए, दिस आर प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड अस दिस आर प्रोड्यूस्ड अस dislocation these are produced as dislocation of free crystal and free crystal and are, इसको विथआउट कर लीजिए, फ्री क्रिस्टल एंड आर विथाउट
any structure without any structural defect, structural defects, without any structural defect. This is why, yeah, that's why whisker are far stronger than polycrystal, कल पढ़े थे इसको, पॉलीक्रिस्टल ऑफ सम मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पॉलीक्रिस्टल कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मेटल के क्या होते हैं क्रिस्टल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टल। अब यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने देखा है विस्कर, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, विस्कर वेरी थिन फिलामेंट किसका होता है, विस्कर का ये ध्यान रखना है। इसका लेंथ 30 mm लेंथ, इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, डिसलोकेशन ऑफ द फ्री क्रिस्टल एंड आर विथाउट एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है। ये डिफेक्ट भी डिसलोकेशन और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर, दिस आर प्रोड्यूस आर डिसलोकेशन ऑफ द फ्री क्रिस्टल पे एंड आर विथाउट एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, बिना स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्या करता है, ये डिसलोकेशन, फ्री डिसलोकेशन क्या करता है, क्रिएट करता है। इसीलिए विस्कर जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, पॉलीक्रिस्टलाइन से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज विस्कर के बारे में। कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाइए उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि मटेरियल साइंस से किस टाइप के यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जा रहा है विथ फ्री ऑफ द कॉस्ट। आप सोचिए कि ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए, क्योंकि ये कंबाइंड ब्रांच का है, ठीक है, कंबाइंड ब्रांच का है, तो आपको मटेरियल साइंस का ये सारे सिलेबस को लेकर साथ में चलना पड़ेगा, डीप डाउन स्टडी करना पड़ेगा, तभी यहाँ से क्वेश्चंस बन पाएगा। नहीं तो आपके ऊपर ऊपर से क्वेश्चन निकल जाएगा, आप बोलते रह जाओगे कि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं और आपको प्रोवाइड करूँ, एक कंटेंट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये कंटेंट ये है कि दिस आर यूज्ड, अब इसका यूज्ड क्या होता है, इसको ध्यान लीजिए, दिस आर यूज्ड एज reinforcement, these are used as reinforcement in material, to increase strength, to increase strength, by introducing fiber of one material in matrix of another, fiber of one material in matrix of another, इसको आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स ऑफ अनदर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेनफोर्समेंट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। ये इसका यूज क्या करेगा, इससे ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब वन मोर लास्ट पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखिएगा, एक लास्ट पॉइंट ये है कि विस्कर आर जनरली considered as whiskers are generally considered as sub clause of fiber
सब क्लॉज ऑफ फाइबर that that have been grown in controlled condition generally। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। कंट्रोल्ड कंडीशन जनरली इन वेपर फेज in vapor phase which leads in high purity crystal, which leads in high purity crystal, हाई प्रियोरिटी क्रिस्टल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ें देखा विस्कर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, विस्कर आर जनरली कंसिडर एज द सब क्लॉस ऑफ द फाइबर। विच आर द सब क्लॉस ऑफ द फाइबर, तो आपको पता होना चाहिए विस्कर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सब क्लॉस ऑफ फाइबर दैट हैव बीन ग्रोन इन द कंट्रोल्ड कंडीशन जनरली इन वेपर फेस विच लीड्स टू द हाई प्योरिटी क्रिस्टल। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन जो होता है यहीं से कुछ ना कुछ आएगा, जो अगर इसको आप बना दिए तो आप देखेंगे कि आपको जो रैंक का इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में हिचकिचाते हैं, परेशान होते हैं, तो हो सकता है कि आपका रैंक ना लग पाए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ कंटेंट दे रहा हूँ फुल एक्सपीरियंस के साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आंख बंद करके जो चीज़ें यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको लिखिए, अपने कॉपी पे लिखिए। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको वहीं से ही देखने को मिलेंगे मटेरियल साइंस के। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमॉर्फस मटेरियल, एमॉर्फस मटेरियल, एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, अब ये व्हाट इज एमॉर्फस मटेरियल, व्हाट इज एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, अब अमॉर्फस के अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं आपको। इसको समझाने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं जिसमें, ओके कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखिए सपोज Si सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको अगर स्लोली कूल्ड करेंगे, इसको ध्यान सुनिएगा, इसको अगर मैं स्लोली कूल्ड करूंगा तो ये क्या बनता है, क्वार्ट्ज। इसको अगर मैं रैपिडली कूल्ड करूंगा, स्लोली कूल्ड करूंगा, रैपिडली कूल्ड करूंगा, ये बनता है ग्लास। समझ में आ गया, स्लोली कूल्ड करूंगा तो स्लोली कूल्ड करूंगा तो क्वार्ट्ज बनेगा, इसको बोलता हूँ। और रैपिडली कूल्ड करूंगा तो क्या बनता है, ग्लास बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो क्वार्ट्ज होता है ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। क्वार्ट्ज हुआ क्या हो जाएगा, ये सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर। बट जो ग्लास होगा वो क्या हो जाएगा, ये ग्लास जो हो जाएगा एमॉर्फस। अब आपको समझ में आ जाएगा, एमॉर्फस स्ट्रक्चर।
अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब उसके जो क्रिस्टल है रेगुलर अरेंज नहीं रहेंगे, इधर इधर आड़े तिरछे रहेंगे, समझ में आ गया। वो क्या रहता है, ग्लास एमॉर्फस स्ट्रक्चर, जिसमें आड़े तिरछे अरेंज रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, क्वार्ट्ज में रेगुलर मैनर में एक ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में डिफाइन करूं, थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूं तो उसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, देखिए थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर मैं डिफाइन करता हूं इसको, तो मैं लिख सकता हूं नॉन क्रिस्टलाइन, ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है ना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लैक लैक systematic and the regular arrangement, non crystalline solid lack systematic and regular arrangement, regular arrangement of atom, regular arrangement of atom. Even larger atom distances sometime, even इसको और कीजिए, of atom over non-crystalline solid lack systematic and the regular arrangement of atom over larger atom distance, over larger over larger atomic distance, sometime such material are known as, बस sometime such material are known as amorphous material, amorphous material और सुपर कूल्ड लिक्विड, और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, as this atomic structure resembled with that of a liquid, ठीक है। तो इतना अपने को नहीं समझना है, बस इसको एक चीज हमको ध्यान रखना है, यहाँ से हमको क्या चीज ध्यान में रखना है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो नॉन, एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्या होता है उसमें एटम अरेंज रहेंगे, जैसे कि मैंने अमॉर्फस के केस में बताया। तो बस अमॉर्फस में आपको याद रखना कि इसमें जो होता है एटम जो रहता है रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं रहते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं रहते हैं, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लैक सिस्टमेटिक एंड द रेगुलर अरेंजमेंट of atom over larger atomic distance. Sometimes such material are known as amorphous material और the supercooled liquid भी इसको बोला जाता है। सुपर कूल्ड क्यों, क्योंकि SiO2 सुपर कूल्ड करोगे तो क्या बनता है, वो एमॉर्फस मटेरियल बनता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन जो होता है इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो कुछ अलग कॉन्सेप्ट, इसी का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब देख इसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए आपको पूरा वो सारा एरिया मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं ताकि आपसे क्वेश्चन पूछें, छूटे ना। वेदर ए क्रिस्टलाइन, वेदर ए क्रिस्टलाइन और अमार्फस, वेदर ए क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड, solid will be formed
whether a crystalline or amorphous solid will be formed, it depend on it depend on it depend on the ease with which the random atomic with which the random atomic structure the random atomic structure the random atomic structure in the liquid the random atomic structure in the liquid can transform to an ordered to an ordered to an ordered state during to an ordered state during solidification state during solidifications. इसको आपको ध्यान रखना है. उसके बाद whether a crystalline or amorphous solid will be formed, it depend on the ease with which the random atomic structure in the liquid can transform to an ordered state during this solidification. इसको बस ध्यान रखना है. बस ये जो भी मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन यहीं से किसी न किसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछेगा. ठीक है. मतलब कुल मिला के जो टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपका क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है. जब भी अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूं तो आपको समझ जाना है कि रेगुलर अरेंज रहेगा एटम. एमॉर्फस में क्या रहता है, रेगुलर अरेंजमेंट एटम का नहीं रहेगा. ठीक है. बस इसमें आपको यही समझाना था, जो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को. ठीक है. नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर ये चीज़ें खत्म हो गई ना, एमॉर्फस की बातें खत्म हो गई, विस्कर की बात खत्म हो गई. ठीक है. यहाँ तक आपका बेसिक टॉपिक था, मैंने आपको बेसिक टॉपिक खत्म कराया. अब वो सारे टॉपिक जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण अभी जो हम लोग टॉपिक किए, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जब भी मैं क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, मतलब एटम क्या है, रेगुलर मैनर में अरेंज रहेंगे. तो यहाँ पर अब आ जाओ टॉपिक पे, कोर टॉपिक पे. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब इसमें देखिए, क्या डेफिनेशन होगा इंपॉर्टेंट. सबसे पहला चीज जो आपको जानने की जरूरत है, ये होता है यूनिट सेल. क्या होता है यूनिट सेल. ठीक है. अब यहाँ पे एक एक चीज को समझिएगा. यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन. इट इज, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. इट इज ए स्मॉलेस्ट representation it is a smallest representation group of atoms which when repeated
in all crystallography, 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 directions for infinite, direction for infinite number of time, number of times, ठीक है, result into the development of crystal lattice, result into the development of crystal lattice, development of crystal lattice, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनिट सेल की अगर बात करूं, इट इज ए स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ग्रुप ऑफ एटम विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, अब क्रिस्टलोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है अरेंज रहते हैं, प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए। क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिजल्ट इन द डेवलप इन द क्रिस्टल लेटिस, ये होता है आपका यूनिट सेल। मतलब ये स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप ऑफ एटम्स, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द एटम्स, ग्रुप ऑफ द एटम्स। ठीक है, मैं अभी पूरा क्लियर कराता हूँ क्रिस्टल क्या होता है, स्पेस लेटिस क्या होता है, उसके बाद क्या है हम इसके डायग्रामेटिकल वे में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखें, यूनिट सेल। दूसरा चीज हम देखते हैं क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज it is defined as the three-dimensional, it is defined as the three-dimensional line, it is defined as the three-dimensional line in space and is also called line lattice, is also called, इस सब का डायग्राम मैं दिखाऊंगा, कॉल्ड लाइन लेटिस। ठीक है, इस ऑल्सो कॉल्ड क्या होता है? लाइन लेटिस, तो इसको आपको ध्यान रखना। क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल, देन क्रिस्टल लेटिस, देन क्या हो जाएगा आपका ये क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल। इसके बाद जो आता है स्पेस लेटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटिस में आपको क्या करना है कि ये थ्री डायमेंशनल लाइन होता है। इसको आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये क्या होता है? थ्री डायमेंशनल लाइन। यहाँ से आपको क्या समझना है? दिस इज ए थ्री डायमेंशनल लाइन, it is defined as the three-dimensional line in space and it is also called as the line lattice, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट सेल में क्या ध्यान रखना है? इट इज एन स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रुप ऑफ एटम्स, बस इसको इतना याद रखना है यूनिट सेल में, और यह क्या है? क्रिस्टल लेटिस में। ठीक है, ये आपको ध्यान हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पे हमको चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं स्पेस लेटिस के बाद
क्रिस्टल लेटिस के पास तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस, इसको थोड़ा सही से बना लो। ठीक है, स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the 3D, it is defined as the 3D network, it is defined as the 3D network of point in space and is also called as the point lattice, and it is also called as, and it is also called as point lattice, point lattice। पॉइंट लेटिस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द 3D नेटवर्क ऑफ पॉइंट इन स्पेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंट लेटिस। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्पेस लेटिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द, ये 3D नेटवर्क, जहाँ भी स्पेस लेटिस, जो वो चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब मैं बोला कि स्पेस लेटिस तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ये क्या है, ये 3D नेटवर्क। ये क्या है? 3D नेटवर्क है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडली देखिए, उसके बाद क्या आता है? फोर्थ, प्रिमिटिव सेल। एक कुछ भी क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बस उसको ध्यान रखना। प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल, ठीक है। प्रिमिटिव सेल ये क्या होता है? इट इज द सिंपल यूनिट, इट इज द सिंपल यूनिट cubic cell having atom only, having atom only at 8 corner। मतलब सपोज ये क्या है? एक क्यूबिक यूनिट है ये, ठीक है। एक कॉर्नर में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। 8 कॉर्नर में हो गया, बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। इट इज़ द सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल। ये सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल कौन सा है? यही वाला सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल है, ठीक है। देखो, अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, अब उसको बाद में करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, बस इसको अभी आपको यही देखना है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लैटिस पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लैटिस कौन सा पॉइंट हो गया था? ये 4। जो पॉइंट यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको एज इट इज लिखिए। फिफ्थ, लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर। अभी लैटिस पैरामीटर क्या होता है? ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन
द सेंटर ऑफ नेबर कॉर्नर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ नेबर corner atoms, distance between the center of the neighbor corner atoms, मतलब देखिए ये सेंटर से ये नेबर कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ नेबर कॉर्नर एटम। ठीक है, नहीं नहीं, सेंटर ऑफ नेबर कॉर्नर एटम, इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, यहाँ से समझते हैं इसको, ये लैटिस पैरामीटर सेंटर ऑफ नेबर, ये सेंटर हो गया, इस कॉलम का सेंटर, इस तो ये जो है ना, ये जो है डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस पैरामीटर, है ना। तो अब यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। तो देखिए इसका नेबर ये, ठीक है, सपोज ये ए है, इसके लिए एक नेबर एक हो गया, एक दूसरा नेबर हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा नेबर हो गया। ठीक है, ये तीन नेबर है ना इसके। ठीक है, तो अगर तीन नेबर हो गए इसके, तो यहाँ पे जो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ये जो है ठीक है, तो अब जो है इसके जो एक सेंटर है, तो 1 2 3 दिया, उसको मैं ए बी सी डी दे देता हूँ, है ना। इसको मैं बोल देता, इसको 1 दे दो, इसको ए बोल दो, इसको क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सपोज ये क्या है, ये ए है, ये बी, ये सी। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का एंगल, इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, और इसको क्या बोल देते हैं, गामा। अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, मतलब नेबर ए बी सी, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा, गामा। तो याद रखना, ए, अगर ये कंडीशन आ गया, ठीक है, अल्फा नॉट इजिकल टू बीटा नॉट इजिकल टू गामा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। ठीक, अब देखिए ये हो गया, इस चीज़ को याद रखिएगा, ट्राई क्लिनिक वाले को। अब यहाँ पे जो मैं टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ उसको ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये है कि कोई भी यूनिट सेल का, कोई भी यूनिट सेल का यहाँ पर 14 स्पेस लेटिस होता है, 14 स्पेस लेटिस। ठीक है, और 7 जो होता है क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 7 जो होता है क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 14 स्पेस लेटिस, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लेटिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो होता है इसी टाइप के, इसी मैनर में आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिए,
बिफोर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आप देखिए 7,900 पोस्ट जो आया हुआ था उसके लिए CBT 2 का बैच लॉन्च हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अवाइल नहीं किए इसको अवाइल कीजिए, और नेक्स्ट ईयर जो भी आपका CBT RRB JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले हैं 2025 में, उनके लिए CBT 1 + CBT 2 के लिए ये जो प्राइस रखा गया है ओनली 777 में रखा गया है। समझ में आ गया? अगर CBT 1 का एग्ज़ाम जिन लोगों का बहुत बेहतरीन गया है, बहुत अच्छा गया है, वो लोग बिना देरी के इसको अवॉइड कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। और क्या बोलते हैं कि आप लोगों के लिए इसमें वो सारे सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स के अकॉर्डिंग सेलेक्टिव वे में तैयार किया गया है, और आप इजीली जो होता है इसको जैसे ही आप इस सारे वीडियो को आप परचेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एट ए टाइम आप कोई भी वीडियो जो आपको इंटरेस्ट है उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस जो है आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं MCQ फॉर्म पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखते हैं तो क्या होता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है इस सारे वीडियो में आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है। ये वॉल्यूम 1 इसमें आपको देखेगा तो 700 प्लस पेजेस का है। ये कितना पेजेस का है? 800 प्लस पेजेस का है, ठीक है। ये फिजिकल कॉपी है, इसको ध्यान रखेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वॉल्यूम 1 जो होता है वो पूरा थ्योरी बेस्ड है, सॉरी वो थर्मोडाइनमिक थर्मो बेस्ड है, समझ में आ गया, जिसमें थर्मो RAC HMT सारी चीज़ें रहेगा। बट ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें क्या रहता है, आपको ये सारे नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग आप सोचिए कितना नंबर ऑफ पेजेस है इसमें, तो आप कितने बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है सर ये है क्या चीज़? ये एक MCQ फॉर्म में बुक है जो आपको गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ RRB JEE के लिए CBT 2, RRB JEE के लिए CBT 2 एक ई बुक लॉन्च किया गया है जिसमें 4041 क्वेश्चंस रखे गए हैं। 4041 क्वेश्चंस इसमें, मतलब ये इतने सारे क्वेश्चन है कि इसमें 14 साल के पिछले पूरे क्वेश्चंस को रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज जो होता है सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। इसका जो प्राइस रखा गया 333 रुपीज़ रखा गया, 333 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर जो भी लोग इसके लिए, गेट एकेडमी ने CBT 1 के लिए भी इस सारी चीज़ों को लॉन्च किया था, और CBT 1 में जो लोग इसको अवॉइल किए थे वो लोग जो हैं इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिए, और उनका पेपर बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम में, क्योंकि वो लोग अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस क्वेश्चंस करके गए हुए थे। तो उनके लिए जो होता है क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस हो जाने के बाद क्या रहता है, आपको एक ईजी तरीका मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि उसमें 50 से 60 to 70% क्वेश्चन हूबहू थे, ठीक है, बस डेटा चेंज था, और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, जिसका कॉन्सेप्ट जो होता है ऑलरेडी उन सारे क्वेश्चंस में आपको करा दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना था। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग जो नेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आवर लिमिट है थोड़ा सा, तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो है अभी तक
प्रीवियस पार्ट नहीं देखे उसको देखिए, इसके बाद फोर्थ पार्ट आपको देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट फिफ्थ टाइप में क्रिस्टल स्ट्रक्चर नए टॉपिक के साथ जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।